स्वर्ण सिंहासन। बहुत पहले एक समय ऐसा था जब दक्षिण भारत में चार बड़े और बलशाली राज्य थे: कौंडिन्य, कालिंदी, चंपक और कुंद। इनके अतिरिक्त 6 छोटे राज्य भी थे। है वंश का कौंडिन्य का राजा पौरस्वत बड़ा ही पराक्रमी और कुशल शासक था। दक्षिण भारत के राज्यों में प्रायः कई कारणों से युद्ध चलता रहता था। पौरस्वत ने अपनी राजनीतिक कुशलता से उनमें सद्भाव और एकता स्थापित की। उसके नेतृत्व में समस्त दक्षिण भारत एक सूत्र में बंध गया। सभी राजाओं ने इन्हें अपना नेता और सम्राट स्वीकार कर लिया। चारों दिशाओं में इनकी कीर्ति फैल गई। दुर्भाग्यवश इनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए इनकी मृत्यु के पश्चात इनके भाई के पुत्र हयग्रीव ने राज्यभार संभाला। हयग्रीव स्वभाव से एक अच्छा व्यक्ति था, किंतु एक योग्य शासक के गुण उसमें नहीं थे। यह बात उसके दरबारियों, अधिकारियों और सामंतों को नहीं मालूम थी। राज्य भर में केवल एक व्यक्ति ऐसा था जो राजा हीव की सही योग्यता के विषय में जानता था। वह था पुलिंद भट्टार का। पुलिंद भट्टारक मंत्रशास्त्र के बहुत बड़े पंडित और कुशल राजनीतिज्ञ थे। काशी में अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात सम्राट पौरस्वत के समय कौंडिन्य राज्य की शरण आए थे। इनके पांडित्य से प्रभावित होकर पौरस्वत ने अपने दरबार में इन्हें समुचित सम्मान के साथ आश्रय दिया था। पौरस्वत के मरणोपरांत हयग्रीव ने उन्हें एक गुरु और पिता तुल्य सम्मान देकर राज्य में उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ा दी। इतना ही नहीं, जब राजगुरु की मृत्यु हो गई तो हयग्रीव ने पुलिंद को कौंडिन्य राज्य का राजगुरु भी घोषित कर दिया। गुरु शिष्य दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, इसलिए राजगुरु पुलिंद को राजा हयग्रीव की असमर्थता पर बहुत दुख होता था। उसने राजा को एक योग्य और समर्थ शासक बनाने की भरसक कोशिश की। राजगुरु चाहते थे कि पौरस्वत के समान ही उसकी भी दूर दूर तक कीर्ति फैले। अधीनस्थ सामंत राजा इसकी उतनी ही प्रतिष्ठा करें। एक ओर वे राजा को योग्य बनाने के लिए उसे राजनीतिक ज्ञान सिखाते रहे और दूसरी ओर दरबारियों और सामंतों से इसकी दुर्बलता छिपाते रहे, ताकि वे उसका यथावत सम्मान करते रहें और राजा की कमजोरी का अनुचित लाभ न उठा पाएं। लेकिन पुलिंद को सफलता नहीं मिली और हयग्रीव एक योग्य राजा और शासक कभी न बन सका। एक दिन हयग्रीव कुछ सिपाहियों को लेकर निकटवर्ती वन में आखेट के लिए गया। उसने वहां एक बारहसिंगे को छलांग मारता हुआ जाते हुए देखा। हयग्रीव ने उस पर लक्ष्य साध कर बाण चला दिया, परंतु उसका निशाना चूक गया और शिकार देखते देखते आंखों से ओझल हो गया। हयग्रीव निराश और उदास हो गया। उसे अपनी दुर्बलता पर ग्लानि होने लगी। तभी उसके पीछे आते हुए सिपाहियों की व्यंग्य भरी हंसी सुनाई पड़ी। यह उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। उसे लगा जैसे उनके सिपाही उसे कह रहे हों, तुम तो इतने दुर्बल और असमर्थ हो कि एक साधारण बारहसिंगे को भी मार न सके। इस विशाल राज्य का भार तब कैसे संभाल पाओगे? क्या तुम पौरस्वत जैसे वीर और पराक्रमी राजा के योग्य उत्तराधिकारी बनने लायक हो? उसका हृदय घायल हिरन की तरह कराह उठा। उसने एक बार तो चाहा कि सिपाहियों के पास जाकर उनसे पूछे कि तुमने मुझ पर हंसने की हिम्मत कैसे की, और उन्हें दंड दे। किंतु वह आत्मग्लानि और हीन भावना से इतना पीड़ित था कि वह इतना साहस न बटोर सका। उसने अनुभव किया कि वह सचमुच एक अयोग्य राजा है और इसलिए उसे सिपाहियों से कुछ पूछने का नैतिक अधिकार नहीं है। वह चुपचाप नगर की ओर लौट पड़ा। राजा को बहुत गंभीर देखकर सिपाही घबरा गए थे। किसी ने उनसे कुछ प्रश्न करने का साहस नहीं किया। वे भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़े। हयग्रीव कोमल और संवेदनशील स्वभाव का व्यक्ति था, इसलिए अपने सिपाहियों द्वारा किया गया यह अपमान उसे असहनीय लग रहा था। वह अब भी अपनी हीनता और दुर्बलता पर पश्चाताप कर रहा था।
सोच रहा था कि जब ये साधारण सिपाही मेरी अयोग्यता पर हंसने का साहस कर सकते हैं, तो हमारे दरबारी, बुद्धिजीवी नागरिक और सामंत मेरे विषय में क्या सोचते होंगे। यह कल्पना करते ही उसके मन प्राण सिहर उठे। राजा के रूप में तो क्या, साधारण नागरिक के रूप में भी मुझे जीने का अधिकार नहीं है। संसार में दुर्बल और असमर्थ के लिए कोई स्थान नहीं। धिक्कार है मेरा ऐसा जीना। वह ऐसे विचारों में खोया, दुखी, खिन्न और उदास वह राजभवन पहुंचा। दूसरे दिन राजगुरु पुलिद को यह संदेश मिला कि महाराजा हयग्रीव की प्रातःकाल आकस्मिक मृत्यु हो गई। वे स्तंभित रह गए। दौड़े दौड़े अंतःपुर आए। राजपरिवार के सभी सदस्य महाराज के शव के पास उनकी अकारण और अचानक मृत्यु से चकित और चिंतित बैठे थे। जब राजगुरु पुलिंद मृत्यु के कारणों पर विचार करते करते अपने निवास पर पहुंचे, तब एक सिपाही ने उन्हें डरते हुए एक संदूकची दी और कहा, आज सवेरे महाराज ने इसे आपके पास भेजा है। उस समय आप मंदिर में पूजा कर रहे थे। उसके बाद जल्दी में आप राजभवन चले गए, इसलिए दे नहीं पाया। उस संदूकची में महाराज का लिखा हुआ एक पत्र था। पत्र से पता चल गया कि महाराज ने आत्महत्या की है। मृत्यु का कारण आत्महत्या जानकर वे और भी दुखविह्वल और विचलित हो गए। हयग्रीव के दाह संस्कार के पश्चात उसके 3 वर्षीय पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया गया। शासन का कार्य उसकी ओर से राजगुरु पुलिंद स्वयं करने लगे। हयग्रीव के शासनकाल में ही राज्य में यत्र तत्र विद्रोह होने लगे थे। जिन राज्यों ने महाराज पौरस्वत के पराक्रम को देखकर उन्हें सहर्ष अपना सम्राट स्वीकार किया था, वे ही अब कौंडिन्य राज्य से अलग रहना चाहते थे। धीरे धीरे ये विद्रोह बढ़ते गए। हयग्रीव के पुत्र के बालिग होते होते अंत में सभी राज्यों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 6 छोटे राज्य भी अलग हो गए। है वंशजों के अधिकार में पुनः केवल कौंडिन्य राज्य बच गया। उस समय कौंडिन्य में है वंश का 5वां राजा श्रीदत्त राज्य कर रहा था। वह स्वभाव का कोमल होते हुए भी एक समर्थ और कुशल शासक था। उसका एक पुत्र था जिसके जन्म के समय ही रानी का देहांत हो गया। उसे अपनी रानी से बेहद प्यार था। उसकी मृत्यु से उसके हृदय को गहरी चोट लगी। यद्यपि उस समय वह युवा था, फिर भी उसने दूसरा विवाह नहीं किया और रानी के प्रति सच्चा बना रहा। अपने पुत्र का पालन पोषण उसने बड़े प्यार से किया और थोड़ा बड़ा होते ही उसे दक्षिण भारत के श्रेष्ठ और प्रख्यात गुरु कृष्णचंद्र के आश्रम में भेज दिया। वह बालक युवराज विजयदत्त के रूप में शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्याओं में दूज के चांद के समान विकसित होने लगा। वह मेधा और कौशल में अद्वितीय होने के कारण अपने गुरु का सर्वप्रिय शिष्य था। शस्त्र और शास्त्र विद्याओं के अभ्यास के बाद गुरु ने उसे राजनीति की भी शिक्षा दी तथा शासन प्रणाली और राजा के कर्तव्य के विषय में ज्ञान दिया। उसे अपने देश और राज्य के इतिहास के विषय में यह भी बताया गया कि कैसे उसके पूर्वज पौरस्वत ने अपने पराक्रम और बुद्धि से अपने छोटे राज्य को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया, परंतु उसी के दुर्बल और असमर्थ उत्तराधिकारियों के कारण वह साम्राज्य पुनः खंड खंड हो गया। यह सब जानने के बाद वह प्रायः गंभीर होकर चिंतन में डूब जाता और सोचता कि कैसे उन राज्यों को फिर से एक अखंड साम्राज्य के सूत्र में बांध दूं। अभी युवराज विजयदत्त की शिक्षा का अंतिम चरण समाप्त होने ही वाला था कि राजा श्रीदत्त ने विजयदत्त को शीघ्र वापस भेज देने के लिए अपने सिपाही द्वारा कृष्णचंद्र को संदेश भेजा। यद्यपि पिता के आकस्मिक बुलावे पर विजयदत्त चकित था, फिर भी वह गुरु का आदेश पाकर शीघ्र ही घोड़े पर सवार हो राजधानी की ओर चल पड़ा। पुत्र के आगमन का समाचार पाकर महाराज ने राजभवन के प्रवेश द्वार पर ही उसका स्वागत किया। पिता की गंभीर और चिंतित मुद्रा से उसे लगा कि राज्य में कोई अवश्य विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। भोजन के पश्चात जब पिता और पुत्र एकांत में बैठे थे, तब विजयदत्त ने पूछा, पिताश्री,
क्या मैं जान सकता हूं कि मुझे अकस्मात क्यों बुलाया गया है? श्रीदत्त कुछ क्षण मौन रहकर बोले, पुत्र, तुम्हें मालूम हो गया होगा कि हमारे पूर्वज पौरस्वत महाराज संपूर्ण दक्षिण के सम्राट थे और सभी छोटे बड़े सामंत राज्य इनके अधीन थे। उनके शासनकाल में उन्हें सामंत राजाओं ने कितनी ही अमूल्य निधियां, निक्षेप व नायाब वस्तुएं उपहार में दी थीं। उनमें सोना चांदी के साथ साथ उत्तम कोटि के रत्नों के भंडार भी हैं। इन सब की जानकारी उन राजाओं को है। महाराज पौरस्वत के बाद उन सामंत राजाओं ने यद्यपि अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी है, फिर भी किसी ने अभी तक हम पर नजर उठाने का साहस नहीं किया। इसलिए वे सारी निधियां अब तक सुरक्षित हैं। परंतु इतना कहकर श्रीदत्त एक गंभीर मौन में डूब गए। परंतु क्या पिताश्री? घबराहट के साथ विजयदत्त ने पूछा। परंतु आज उन पर किसी की गिद्ध दृष्टि पड़ गई है, पिता ने कहा। कौन है वह व्यक्ति जिसने यह साहस किया है? पिताश्री, संयत स्वर में तनिक रोष के साथ विजयदत्त बोला। दीर्घ श्वास लेते हुए श्रीदत्त ने कहा, षड्यंत्रकारी एक नहीं, 3 हैं। दक्षिणापथ के सभी राजा एकजुट होकर हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। सभी चौंकते हुए विजयदत्त ने पूछा, क्या कालिंदी का राजा भी इस षड्यंत्र में शामिल है? हाँ। वह भी? विजयदत्त को जैसे धक्का सा लगा, मानो किसी ने विश्वासघात किया हो। अब उसने समझा कि राज्य की समस्या कितनी गंभीर है और पिताश्री इतने चिंतित क्यों हैं। श्रीदत्त अब तक के सभी घटनाचक्रों का ब्यौरा देते हुए बोला, जब सभी राजा कौंडिन्य राज्य से अलग होकर स्वतंत्र हो गए, तब भी हमारे किसी राजा में उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। मेरे पिता ने मेरी बहन इंदुमती के विवाह के लिए स्वयंवर की घोषणा की थी। देश विदेश में निमंत्रण भेजे गए थे, पर इंदुमती ने कालिंदी राज्य के युवराज माधवसेन के ही गले में वरमाला डाली थी। बहुत धूमधाम से यह विवाह संपन्न होने के बाद इंदुमती को कालिंदी राज्य की बहू बनाकर भेजा गया था। परंतु कुछ ही दिनों के बाद एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के पश्चात माधवसेन ने एक अन्य राजकुमारी बसुमती से विवाह कर लिया। यह विवाह मेरे प्रयास के कारण हुआ था, इसलिए बसुमती मुझे सगे भाई के समान मानती थी। अभी हाल तक हम दोनों के संबंध मैत्रीपूर्ण थे। राजा माधवसेन कौंडिन्य राज्य में प्रायः आया करता था। बसुमती की हार्दिक इच्छा थी कि उसकी एकलौती पुत्री श्रीलेखा का विवाह तुमसे हो और इस बार कालिंदी की राजकुमारी कौंडिन्य की रानी बनकर आए। मैंने भी अपनी सहमति दे दी थी। माधवसेन ने कभी इस पर आपत्ति नहीं व्यक्त की, पर आज यह हमारे विरोधियों में से एक है। इतना कहकर गहरी सांस लेते हुए श्रीदत्त चुप हो गया। विजयदत्त आश्चर्य करता हुआ सोच रहा था कि क्या ऐसा भी हो सकता है। माधवसेन के लिए पिताश्री ने कितना किया, उसके बदले यह उपकार, यह विश्वासघात है। विजयदत्त को मौन देखकर महाराज ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, पुत्र, मुझे भी पहले विश्वास नहीं हुआ था, इसलिए इसकी सच्चाई का पता लगाने का काम मैंने सेनाध्यक्ष वीरबाहु को सौंप दिया। उसने गुप्तचरों द्वारा पता लगाकर 10 दिन पहले विस्तृत लिखित प्रतिवेदन मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया। उसे पढ़कर मैं सचमुच अवाक रह गया। विजयदत्त पिताश्री की बातें बड़े मनोयोग से सुन रहा था, मानो इन सारी समस्याओं के चक्रव्यूह को उसे ही भेदना है। पिता ने पुनः कहना शुरू किया, इस प्रतिवेदन के द्वारा जो अन्य मुख्य बातें प्रकाश में आई हैं, उन्हें भी ध्यान से सुनो। ये सब एक ही समस्या के ताने बाने हैं। दक्षिणोपथ के 4 बड़े राज्यों में एक चंपक भी है। उसका वर्तमान राजा मरालभूपति है। उसके पिता चक्रभूपति ने अपने अग्रज को विष देकर मार डाला था और वह स्वयं राजा बन गया था। मरालभूपति भी अपने पिता के समान ही कुटिल और दुष्ट है। इसके 2 बेटे हैं,
राज्य का उत्तराधिकारी बड़ा बेटा चक्रभुक्ति न केवल नाम में बल्कि शरीर की बनावट और दुष्टता में भी अपने दादा का ही दूसरा रूप है। ये बाप बेटे सिर्फ दुष्टता में ही नहीं, युद्ध विद्या में भी कुशल हैं। ये अपनी दुष्ट शक्तियों और कुयुक्तियों पर स्वयं गर्व करते हैं। इन दोनों शैतानी शक्तियों की कुदृष्टि हमारी अमूल्य संपदा पर ही नहीं बल्कि दक्षिणापथ के सार्वभौमित्व पर भी है। चंदन राज्य की बाईं तरफ पूर्व दिशा में कुंद राज्य है और दाईं तरफ पश्चिम दिशा में कालिंदी। चंदन राज्य का राजा है वृषभध्वज। वह वृद्ध और असमर्थ है और निह संतान भी। दुर्भाग्यवश उसका कोई निकट संबंधी भी नहीं है जो सिंहासन के वारिस होने का हकदार हो। इन्हीं कारणों से वह मराल भूपति के चंगुल में आसानी से फंस गया। उसने पहले ही कह दिया था कि इस वृद्धावस्था में कहीं आ जा नहीं सकूंगा, किंतु जो सेना तथा रसद चाहिए भेजता रहूंगा। यदि ये बाप बेटे थोड़ी सी भी सेना लेकर हमला करते तो उसे जीत लेते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि पहले वे कौंडिन्य राज्य को हड़पना चाहते हैं। जब तक उनकी यह योजना सफल नहीं हो जाती तब तक वे किसी अन्य राज्य के साथ युद्ध छेड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इससे हमारा ध्यान उधर जाएगा और हम सावधान हो जाएंगे। कुंद के राजा से उन्होंने संधि कर ली है। अब उसकी दृष्टि कालिंदी पर है जो हमारे और उसके राज्य के मध्य स्थित है। हमारे और कालिंदी राज्य के बीच संबंध होने के कारण वह सावधानी से कदम रख रहा है। इसके अतिरिक्त उसके पुत्र ने जब से कालिंदी की राजकुमारी के अपूर्व सौंदर्य की चर्चा सुनी है, वह उससे विवाह करने को लालायित है। इतना कहकर पिता फिर रुक गए। विजयदत्त पिता द्वारा कथित राजनीतिक घटनाओं के विवरण को ध्यान से सुन रहा था। पिता के अचानक रुक जाने से वह शंकित हो उठा। इस पर पिता ने एक दार्शनिक की तरह मुस्कुराते हुए कहा, बड़े बुजुर्गों का कहना है कि एक राजा का जीवन कांटों के बीच खिलते हुए गुलाब की तरह है। पिता की बातें सुनते सुनते वह कई प्रकार की शंकाओं के घेरे में फंसता जा रहा था। उसे मालूम था कि कौंडिन्य और कालिंदी दोनों परिवारों की चाह थी कि उसका परिणय श्रीलेखा से ही हो। इसलिए बचपन से ही दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे, किंतु वर्तमान राजनीतिक दावपेंच शतरंज का खेल हो गया है और उसका प्रेम उस खेल में मोहरा बन गया है। लगता है वह इस राजनीतिक शतरंज के खेल में अपने मोहरे की रक्षा करने में असमर्थ है। इतने सारे शत्रुओं को मारने के बाद भी क्या वह श्रीलेखा को पाने में सफल हो सकेगा? क्या वह तब तक अविवाहित रहेगी? चंपक के राजकुमार के साथ उसका गुप्त रूप से विवाह हो भी गया हो तब भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। बहुत देर तक विजयदत्त इस प्रकार के विचारों में खोया रहा। पिता भी मौन थे और ध्यान से अपने पुत्र के चेहरे पर बनती मिटती भाव भंगिमाओं को पढ़कर उसके मानसिक उथल पुथल को जानने की कोशिश कर रहे थे। तभी विचारों का तारतम्य टूटते ही अभी अभी होश में आए व्यक्ति की तरह चौंकते हुए कहा, आगे कहिए पिताश्री।